This is the first class in the CFA level 1 curriculum for ethics. Okay. So सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एथिक्स जो है उसको बोरिंग नहीं बनाएं एंड वी डोंट टीच इट एकदम लाइन बाय लाइन उस तरह से, बिकॉज इट्स एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग इफ टॉट प्रॉपरली. आई ट्राई माई लेवल बेस्ट. तो लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट. आई एम अ पोर्टफोलियो मैनेजर और मेरे 500 क्लाइंट्स हैं. मेरे 500 क्लाइंट्स हैं जिनमें से 300 क्लाइंट्स का पोर्टफोलियो आर डिस्क्रिशनरी. आई विल एक्सप्लेन. 200 क्लाइंट्स का पोर्टफोलियो आर नॉन डिस्क्रिशनरी. 300 clients discretionary, 200 clients non-discretionary. Anybody able to answer? Discretionary, non-discretionary में क्या difference है? Anybody wants to try? 500 clients है मेरे, 300 discretionary, 200 non-discretionary. No disclosure से related नहीं है. Yes? No? Somebody saying organized, unorganized. पीयूष कुमार is saying not public. आनंद पाटिल नहीं. क्या नहीं. डिस्क्रिशन का मतलब होता है चॉइस. डिस्क्रिशन का मतलब होता है चॉइस. जैसे कि टेल मी समथिंग, आपके लिए ये क्लास अटेंड करना आज इज अंडर योर डिस्क्रिशन और नॉट अंडर योर डिस्क्रिशन? अंडर योर डिस्क्रिशन. व्हाई? बिकॉज इवन इफ यू मिस द क्लास राइट नाउ यू कैन डू द क्लास लेटर ऑन. यू हैव द डिस्क्रिशन. और जो ओल्ड डेज में क्लास होती थी ना, जहाँ पे कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, वहाँ पे तो अगर मिस किए तो उस केस में कोई तरीका ही नहीं है, फिर तो कॉपी करना पड़ेगा एंड ऑल दैट. करेक्ट है. तो डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है पर्सनल जजमेंट, अपने पास चॉइस इन्वॉल्व है. ठीक है ना. तो यानी बोल रहा 300 क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनमें मेरे को दे दिया गया फुल राइट्स कि सर आपको जो ठीक लगे आप उसके हिसाब से बाई सेल कीजिएगा. क्लाइंट से परमिशन लेने का रिक्वायरमेंट नहीं है. और 200 क्लाइंट्स ऐसे हैं जो बोल रखे हैं नॉन डिस्क्रिशनरी, यानी क्लाइंट से मेरे को डिस्कस करके बाई सेल करना पड़ेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? उसके लिए बाई कर रहा हूँ ना मैं, तो वो बोल रखा नहीं भाई मेरे को पहले बताना, उसके बाद तुम बाई सेल करना. दे आर कॉल्ड नॉन डिस्क्रिशनरी. देखा जाए तो मेरा ट्रू परफॉर्मेंस और कैलिबर कौन से पोर्टफोलियो से जज होगा? डिस्क्रिशनरी वाला कि नॉन डिस्क्रिशनरी वाला? डिस्क्रिशनरी वाला से जज होगा, बिकॉज उसी में तो मैं अपना पूरा ब्रेन लगा पा रहा हूं. आई एम नॉट हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम यू. आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट. ठीक है ना. जब इन पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस दिखाते हैं ना दुनिया को, सपोज एक नया क्लाइंट के पास मैं गया और नए क्लाइंट का मेरे को पता है कि ये 50 करोड़ मेरे को दे सकता है फॉर द पर्पस ऑफ मैनेजमेंट. ही कैन गिव 50 करोड़ टू मी. आई रियली वांट दैट अकाउंट बिकॉज देन आई विल बी एबल टू अर्न फीस. तो मैं उसको अपना परफॉर्मेंस दिखाऊंगा कि देखो मैंने क्या परफॉर्मेंस किया. तो वो परफॉर्मेंस दिखाते समय मैंने क्या किया, जिन जिन अकाउंट्स का मेरा बढ़िया परफॉर्मेंस हुआ है ना, वो क्लाइंट को दिखा रहा हूँ. दिस इज एथिकल और अनएथिकल? अनएथिकल. मेरे को सारा दिखाना चाहिए. जिस पीरियड में बढ़िया परफॉर्मेंस हो रहा है वो दिखा रहा हूँ, पूरे पीरियड का नहीं दिखा रहा हूँ. वंस अगेन एथिकल और अनएथिकल? अनएथिकल. ठीक है ना. इसके बारे में डू यू थिंक कि परफॉर्मेंस ऑफ क्लाइंट पोर्टफोलियोज कैसे दिखाना चाहिए, उसके बारे में यूनिफॉर्मिटी दुनिया में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए. सो दैट क्लाइंट्स कैन अंडरस्टैंड कि यार कोई ऐसे प्रेजेंट कर रहा है, कोई वैसे प्रेजेंट कर रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है, कंपेयर कैसे करें. जैसे पीएल और बैलेंस शीट होता है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उनमें कुछ स्टैंडर्डाइजेशन किया गया है. वैसे ही पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस प्रेजेंटेशन भी तो स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, सो दैट इन्वेस्टर्स कैन कंपेयर कि भाई ये कोटक ऐसा परफॉर्मेंस किया है, मोतीलाल ऐसा परफॉर्मेंस किया है. ठीक है. तो दे कैन कंपेयर एंड दे कैन डिसाइड. अब सबका उल्टा पुल्टा परफॉर्मेंस होगा, अनरिलायबल, तो गड़बड़ हो जाएगा. इसके लिए CFA इंस्टीट्यूट स्टार्टेड व्हाट इज कॉल्ड गिप्स, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स. ओके, गिप्स माने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स. इन्वेस्टमेंट का जो परफॉर्मेंस है ना, उसको प्रेजेंट कैसे किया जाए, इन्वेस्टमेंट का परफॉर्मेंस, उसका स्टैंडर्ड्स. ओके. तो एक गिप्स अपने करिकुलम में एथिक्स के अंदर गिप्स एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है. ठीक है. सपोज वी हैव 16 क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम एथिक्स. 16 क्वेश्चंस इन योर एग्जाम. 16 क्वेश्चंस आएंगे. उन 16 क्वेश्चन में से 4 या 5 क्वेश्चंस गिप्स के होंगे, बाकी 11 या 12 क्वेश्चंस होंगे नॉर्मल एथिक्स के. गिप्स में राइट होने का चांस 100% है. 11-12 जो बाकी का है उस पर राइट होने का चांस 100% नहीं है किसी का भी, चाहे कोई कितना ही पढ़ ले. इट इज़ नॉट guaranteed that he can get 12 out of 12 correct in the non-GIPS portion of ethics. Okay, very very difficult to answer. Here let me explain something. There is a doctor who you go to. आप एक डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट करने बोला कि भाई तेरे को फलाना 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 टेस्ट करना है. अब मैं 3-4 सिनेरियो बता रहा हूँ कि डॉक्टर को क्या करना चाहिए, आप बताइएगा. पहला, वो आपको टेस्ट करने बोला इसका, और वो नहीं बोला कहाँ से टेस्ट करना है. आपने पूछा, बोला जहाँ से तेरे को करना है कर लो. करेक्ट है. सेकंड,
वो बताया कि आपको यहां से टेस्ट कराना चाहिए, ये बढ़िया है एक पर्टिकुलर लैब, पर उस डॉक्टर का उस लैब से कोई कमीशन अरेंजमेंट नहीं है। तीसरा, उसने बोला कि इस पर्टिकुलर लैब से करना चाहिए, उसका कमीशन अरेंजमेंट है, उसने डिस्क्लोज कर दिया कि उसका कमीशन 10% आने वाला है वहां से अगर तुम कराते हैं तो। चौथा, उसने बता दिया कि इस लैब से कराओ, उसका कमीशन अरेंजमेंट है, पर उसने डिस्क्लोज नहीं किया कि उसका कमीशन अरेंजमेंट है कि नहीं है। चारों सिचुएशन समझ में आ रहे हैं? मैं नॉर्मल बात कर रहा हूं। नंबर 1, वो बताया ही नहीं, भाई जहां से करा रहा है तुम वो कराओ। नंबर 2, वो बोला एक पर्टिकुलर लैब बहुत बढ़िया है, पर उसका कमीशन अरेंजमेंट है ही नहीं वहां पे। नंबर 3, वो बोला कि हाँ उस लैब से कराओ, कमीशन अरेंजमेंट है, और कमीशन अरेंजमेंट का डिस्क्लोजर कर दिया। और चौथा, वो डिस्क्लोजर नहीं किया। ठीक है, तो व्हाट डू यू थिंक, किस तरह से होना चाहिए? 1 2 3 4, विच इज द वे इट शुड हैपन? ओके, सो लोगों को लग रहा है सब फर्स्ट सेकंड थर्ड में कुछ गलत नहीं है, फोर्थ वाले में गलत लग रहा है। जो मेरे को लग रहा है कि फर्स्ट वाले में हाँ नहीं बता रहे वो, सेकंड वाले पर देखो अगर नहीं बता रहा तो गलत नहीं कर रहे हैं, बिकॉज जो टेस्ट है वो तो अलग अलग एक्यूरेसी का होता होगा अलग अलग जगह। तो अगर उसको पता है कि पर्टिकुलर लैब में रिलायबल टेस्ट होता है बेस्ड ऑन हिज हिस्ट्री, शुडंट ही एक्चुअली टेल द क्लाइंट कि यार आपको वहां से कराना चाहिए? थिंक अबाउट इट डीपली। तो मेरे को लगता है फर्स्ट वाला प्रोफेशनली बिहेव नहीं कर रहा है। एज अ प्रोफेशनल आई विल टेल यू ना कि अगर मेरे को पता है कैलकुलेटर कहाँ से बाई करना चाहिए तो मेरे को बता देना चाहिए, आई शुड टेल इट टू यू। इसलिए मेरे को लगता है नंबर 1 इज नॉट करेक्ट। नंबर 2 वाला क्या था कि लैब से था पर उसका कमीशन अरेंजमेंट नहीं था, और नंबर 3 क्या था, लैब से था, कमीशन अरेंजमेंट था एंड वो डिस्क्लोज किया। नंबर 4 था, वो कमीशन अरेंजमेंट को डिस्क्लोज नहीं किया। और ये अपने एथिक्स और इन्वेस्टमेंट का बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी कॉमन सेंस की बात हो रही है। ठीक है, तो कोई लोग सेकंड बोल रहे हैं, कोई लोग थर्ड बोल रहे हैं ना। अपने क्या होता है, अपने साइकी में मासेस में दूसरा पर्सन कुछ भी अर्न करे कोई तरीके से, वी डू नॉट लाइक इट। क्यों कमा रहा है इससे, वो एक तरीका है क्या? ठीक है, तो अगर सपोज क्लास चल रही है, क्लास के बीच में स्क्रीन पे एक ऐड आ रहा है किसी का, एंड तुम लोग को समझ में आ रहा है ये ऐड आ रहा है, पक्का सर उससे पैसा ले रहे होंगे, छोटा सा ऐड आ गया। ठीक है, वैसे तो आजकल नेटफ्लिक्स वगैरह में क्या क्या बदमाशी हो रही, कोई लिमिट ही नहीं है। इवन इफ वी हैव प्रीमियम सब्सक्राइबर देन आल्सो व्हाट हैपेंस वी नो अबाउट इट। ठीक है, सो द थिंग इज दैट आई थिंक सेकंड वाले में ना आप लोग का वो माइंड चला कि नहीं हो ही क्यों कमीशन अरेंजमेंट, वो फीस ही क्यों चार्ज करे डॉक्टर, यू कैन कम टू दैट लेवल। आई थिंक द थर्ड वाला वाज क्वाइट गुड, ये कमीशन अरेंजमेंट का बता दिया। मैंने अपने वाइफ से पूछा ये बात, आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट एथिक्स 2 दिन पहले कि क्या होना चाहिए पूरम तुम बताओ, एंड यू लिसन टू व्हाट शी सेड एंड आई जस्ट थॉट हाउ फीमेल्स बिहेव। शी इज टेलिंग मी उसका अरेंजमेंट होना चाहिए और वो जो 10% कमीशन मिला ना उतना वो मेरे बिल से लेस करेगा। अंडरस्टूड? अरे आई वाज सरप्राइज्ड कि 5वां सिनेरियो भी निकाल दिया, and I did not talk about that 5th scenario. Sometimes, you know, law and ethics are so difficult because actually there can be a huge debate about which is the correctness thing. And if you tell me that, sir, are you the champion, क्या आप ethics में सारा question write कर पाएंगे, तो disclaimer दे रहा हूँ मैं नहीं write कर पाऊंगा। ठीक है ना? But yes, ये जरूर है, it's a percentile exam. It's a percentile exam. We have to ensure that we are among the top percentile. यानी जो टॉप परसेंटाइल 90 परसेंटाइल से ऊपर जो लोग हैं ना आगे, उस पर अपना होना चाहिए। उसके लिए गिब्स का सारा क्वेश्चन राइट करना है, गिब्स का सारा क्वेश्चन राइट, और जो बाकी का 12 क्वेश्चंस है उनमें से अपने को 70-80% एक्यूरेसी लाना है कि 8-9 राइट हो जाए, 12 का 12 राइट हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। तो आपको एक सेटिंग दिख गया, मैंने अचानक से डॉक्टर का एग्जाम्पल ले लिया। नाउ CFA इंस्टीट्यूट ने ये क्लियरली बोल दिया है कि एथिक्स से जो क्वेश्चंस आएंगे वो डायरेक्ट नहीं आएंगे, यानी आपसे नहीं पूछेगा कि बताओ इसका क्या है, इसका क्या है, क्या स्टैंडर्ड है, क्या रूल है, क्या एक्ट है, आपसे एप्लीकेटिव क्वेश्चन पूछेगा। हाउएवर द CFA इंस्टीट्यूट हैज रिटन समथिंग कॉल्ड द कोड एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल कॉन्डक्ट। एक बार स्क्रीन पे दिखाना, आपको जो ब्लू में दिख रहा होगा लिखा हुआ कोड ऑफ एथिक्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल कॉन्डक्ट, ब्लू में लिखा हुआ दिख रहा है नीचे में, कोड ऑफ एथिक्स and standards of professional conduct. There are 6 codes. How many codes? 6. And there are 7 standards of professional conduct. 6 codes, 7 standards. So what is this that you are speaking about? Code is a compass.
स्टैंडर्ड्स आर अ मैप. कोड कॉम्पस है, स्टैंडर्ड एक्चुअली मैप है. कोड इज द वाई ऑफ एथिक्स, स्टैंडर्ड्स आर द व्हाट एंड हाउ ऑफ एथिक्स. कोड इज जनरल ज्ञान, क्या होता है ना, ज्ञान देके चला गया. स्टैंडर्ड इज एक एक एरिया के अंदर बताया वो जो ज्ञान दिए थे ना वो कैसे काम आएगा इस एरिया में. ओके, स्टैंडर्ड इज अबाउट स्पेसिफिक रूल्स इन पर्टिकुलर एरिया एंड कोड इज जनरल प्रिंसिपल्स. जैसे 10 कमांडमेंट्स बोलते हैं ना, डू नॉट डू दिस, डू नॉट डू दिस, डू दिस, डू नॉट डू दिस, वैसे कमांडमेंट्स टाइप का कोड. एक्सट्रीमली बोरिंग, ठीक है, तो मतलब कोई काम नहीं आता कोड. It is not possible that CFA Institute will give you a question. Which of the following is not a code prescribed by the CFA Institute? A, B, C. और तो को चुनना पड़ेगा. ऐसा ये वाला कोड नहीं है. ये सब फालतू क्वेश्चन नहीं पूछते हैं ये लोग. इसका मतलब क्या कोड अपने को याद कर रहे हैं? नहीं. क्या स्टैंडर्ड्स अपने को याद करना है? नहीं. कुछ भी याद नहीं करना है. बट एक बार सिंस अपने इस कोड और स्टैंडर्ड्स के थ्रू जाने वाले हैं तो अवेयरनेस के लिए फर्स्ट क्लास में सो मेनी जार्गन्स कम इन टू योर वे कि यार 6 कोड, 7 स्टैंडर्ड्स, और हर स्टैंडर्ड्स के अंदर सब स्टैंडर्ड्स है. जैसे लॉ में होते हैं ना, तो सब स्टैंडर्ड्स 23 है. कितने हैं? 23. 6, 7, 23. फिर से रिपीट, एक भी याद नहीं करना है, ठीक है. तो बट एक बार फर्स्ट क्लास में अवेयरनेस जरूरी है कि क्या चीज का बात कर रहे हैं. तो इन ऑर्डर टू मेक यू अवेयर ऑफ द सेम, लिसन टू मेरा एक डायलॉग. आई एम अ प्रोफेशनल इन कैपिटल मार्केट्स. आई एम अ प्रोफेशनल इन कैपिटल मार्केट्स to serve my clients through my employer. To serve whom? My clients through my employer. By carrying out investment analysis, recommendations and actions and avoiding or disclosing conflict of interest while also responsibly behaving as a CFA charter holder. ये मैंने लंबा सा स्टेटमेंट पास किया और पास करते समय मेरे माइंड में क्या चल रहा था ना, सारा स्टैंडर्ड्स, ठीक है. तो आई वुड लाइक यू ऑल to write this down once. एक बार लिखो एक बार. So I am writing something on the board. Let's write it down. एक मिनट लिखिए. I am a professional. प्रोफेशनल को अंडरलाइन. I am a professional in. I am a professional in capital markets. कैपिटल मार्केट्स को अंडरलाइन. टू सर्व, किसको सर्व करेंगे? क्लाइंट्स. टू सर्व क्लाइंट्स, क्लाइंट्स को अंडरलाइन. थ्रू होम? थ्रू माई एम्प्लॉयर. थ्रू माई एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर को अंडरलाइन. बाय कैरिंग आउट इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, रिकमेंडेशंस एंड एक्शंस. मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप फुल फॉर्म लिखना. बाय कैरिंग आउट इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, रिकमेंडेशंस एंड एक्शंस. तो हमारे एक डिस्टेंट रिलेटिव है भीका जी, वो लिस्टेड हुए थे लास्ट ईयर. भीका जी, हर्ड द नेम ना यार, हल्दीराम का भाई. तो उनका स्टॉक जो है, एक पर्टिकुलर क्लोज स्टूडेंट है मेरा जो फंड मैनेजर है, तो ही हैज एक्वायर्ड एंड ही वाज डिस्कसिंग व्हाट्स द रैशनल. तो ही मस्ट हैव कैरिड आउट एन एनालिसिस ऑफ भीका जी कि भीका जी स्टॉक का क्या प्रॉस्पेक्ट्स है फ्यूचर में. रिकमेंडेशंस, फिर जाके क्लाइंट्स को रेकमेंड किया और एक्शन अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड किया. इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, रिकमेंडेशंस एंड एक्शंस. लिख पाए आप लोग? उसको अंडरलाइन. लैंग्वेज चल रहा था, आई एम अ प्रोफेशनल इन कैपिटल मार्केट्स टू सर्व क्लाइंट्स through my employer by carrying out investment analysis, recommendations and actions and avoid oblique disclose conflict of interest. ये अभी अपने डिस्कस किए थे क्या? एनीबडी? ये अपने अभी डिस्कस किए थे क्या? आज क्लास में ये डिस्कस हुआ है क्या? डॉक्टर के एग्जाम्पल में अगर डॉक्टर कमीशन ले रहा ही नहीं है या फिर बता रहा ही नहीं है किससे कराओ, दैट इज व्हाट? अवॉइडिंग. अगर डॉक्टर कमीशन ले रहा है और बता रहा है तो इट इज व्हाट? डिस्क्लोजिंग. ठीक है ना? अवॉइडिंग और डिस्क्लोजिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड एट द सेम टाइम
fulfill at the same time fulfill my responsibility as a CFA institute, मैंने लिखा है M/C member / candidate, CFA institute member / candidate, अंडरलाइन करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ CFA इंस्टीट्यूट मेंबर / कैंडिडेट। एंड फुलफिल माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ CFA इंस्टीट्यूट मेंबर / कैंडिडेट। एक बार नंबर ऑफ अंडरलाइंस काउंट कर लें। 1 प्रोफेशनल, 2 कैपिटल मार्केट्स, 3 क्लाइंट, 4 एम्प्लॉयर, 5 इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रिकमेंडेशंस एंड एक्शंस कि मैं करता क्या हूँ, 6 कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड 7 रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ CFA इंस्टीट्यूट मेंबर / कैंडिडेट। कोशिश क्या किया मैंने, वो जो 7 स्टैंडर्ड्स है ना, वो 7 स्टैंडर्ड्स के बारे में एक बार ऐसे ही डायलॉग लिख दूँ, ठीक है। तो बाद में आपको ये डायलॉग्स का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, नेचुरली आपको पता रहेगा 7 स्टैंडर्ड्स। बट एक बार टू बिगिन विद, तो आई वांटेड टू कम्युनिकेट ना। तो सर हम लोग करते क्या है, हम लोग करते हैं पॉइंट नंबर 5, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रिकमेंडेशंस एंड एक्शंस। हम लोग स्टॉक को पकड़ते हैं, उसको स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, खोद देते हैं कंपनी को, उसके बाद सही लगता है तो रेकमेंड करते हैं क्लाइंट्स लोग को, और उसके बाद जाके बाई करते हैं, क्लाइंट्स लोग हाँ करते हैं तो, ठीक है। तो ये करते हैं, और ये करते समय ऐसा नहीं हो कि मैं उस कंपनी का ऑलरेडी बहुत सारा स्टॉक होल्ड कर रहा हूँ, तो ये मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, मैं तुमको वो बाई करने बोल रहा हूँ जो मैं ऑलरेडी होल्ड कर रहा हूँ, या मेरी वाइफ होल्ड कर रही है। तो एम आई डूइंग इट बिकॉज जेन्युइनली इट इज अ गुड स्टॉक, और एम आई डूइंग इट बिकॉज इट गोइंग टू बेनिफिट टू मी, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे, तो या तो उसको अवॉइड करें कि सर ऐसा स्टॉक में आप अपना कमेंट मत कीजिए, या डिस्क्लोज करें क्या रूल्स है, वी हैव टू स्टडी, ठीक है ना। सपोज आई एम सिटिंग ओवर हियर विथ अ बियर का कैन, ठीक है, मैं बियर बॉटल लेके यहाँ बैठा हूं और बियर पीते हुए मैं पढ़ा रहा हूं, और गजब पढ़ा रहा हूं, मजा आ रहा है, तुम लोगों को क्या समझा रहे हैं सर, सीरियसली, बड़े क्वालिटी ऑफ टीचिंग के बारे में यू हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल, बड़े जबरदस्त। घर पे भी जो लोग देख रहे हैं, घर पे तो मम्मी पापा लोग भी देख रहे हैं, गजब हो रही है तो, कि आदमी पीते हुए पढ़ा रहा है, वो बोल रही है नहीं सर पढ़ा रहे अच्छा है मम्मी, अपने को क्या मतलब है। बट टेल मी समथिंग, डज इट एक्चुअली सूट अ टीचर टू डू दिस? It is not a professional behavior, na? It puts other teachers, the teaching profession in negative light. ठीक है, तो ethics will go into the conduct also, कि मैं अपने आप को conduct कैसे कर रहा हूं, ठीक है। तो लास्ट क्लास ऑलरेडी मैंने ethical violation कर दी है, लास्ट क्लास मैंने ऑलरेडी ethical violation कर दी है। मैंने talked about certain content available on social media, CFA इंस्टीट्यूट का co-readings, Squeezer। तो इन दैट केस मैं क्या बोलना चाह रहा था कि आप लोग वो यूज कर सकते हो, बिकॉज ये हो रहा है, क्या करें। तो कई बार तुमको दिखेगा एथिक्स में ऐसा चीज है जो कोई भी हालत में कोई भी बुद्धिमान आदमी फॉलो नहीं करेगा, होता है ना, जरा सा भी सेंस है तो फॉलो नहीं करेगा, बिकॉज अगर सेंस है तो वो जो फोटोकॉपी बुक्स 1000 की मिल रही है उसका ओरिजिनल प्राइस 40,000 है, यू बाय द ओरिजिनल 40,000 एंड शो इट टू द वर्ल्ड, लुक आई एम सो एथिकल, लेट्स सी, अंडरस्टूड। तो बिकॉज ऑफ विच वी हैव टू बैलेंस इट आउट। तो एथिक्स कई बार ऐसे राइट होता है क्वेश्चन कि यार मैं होता तो मैं ये करता तो उल्टा, अंडरस्टूड। तो आपको 7 स्टैंडर्ड्स पता चल गया यहाँ पे। एक बार 7 स्टैंडर्ड्स का जस्ट दर्शन करते हैं कि व्हाट आर द 7 स्टैंडर्ड्स। नाउ दीज आर द 7 स्टैंडर्ड्स, हैव अ लुक, कॉपी नहीं करना है प्लीज, डू नॉट कॉपी। आपको दिख रहा है स्टैंडर्ड नंबर 1 क्या है, प्रोफेशनलिज्म, कि सर बिहेव लाइक अ प्रोफेशनल। स्टैंडर्ड नंबर 2 इंटेग्रिटी ऑफ कैपिटल मार्केट्स, आप फ्रंट रनिंग कर रहे हो, इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे हो, मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हो, तो गलत बात है ना सर। नंबर 3 ड्यूटीज टू क्लाइंट्स, नंबर 4 ड्यूटीज टुवर्ड्स द एम्प्लॉयर, नंबर 5 इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रिकमेंडेशंस एंड एक्शंस, नंबर 6 कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, नंबर 7 रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ CFA इंस्टीट्यूट मेंबर और कैंडिडेट। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये याद नहीं करना पड़ता है, बट जब इतने सारे टर्म्स तुम्हारे ऊपर थ्रो हो रहे हैं तो जरा सा एक शुरू में सपोर्ट चाहिए होता है यार, थोड़ा दोस्ती हो जाए। तो दोस्ती कराने के लिए मैंने वो किया, ठीक है, इसके पहले वाला आई थिंक रीजनेबल लेवल पे वो दोस्ती हो गया होगा कि हाँ सर समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, ठीक है ना। वो एग्जाम में नहीं पूछने वाला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडर्ड अंडर द CFA इंस्टीट्यूट कोड ऑफ एथिक्स, और ऑप्शन रहेगा तुम चलेगा ये वाला नहीं था,
दिस विल नॉट कम इन द एग्जाम, ठीक है ना। अब वो जो 23 सब स्टैंडर्ड है ना, इसके अंदर 23 सब स्टैंडर्ड, उस पर तो मेरा दम नहीं है ये लिखने का। तो उसके लिए वी इनवाइट समबडी हु इज वेरी पॉपुलर, बट इनका फेस ऐसा दिख रहा है ना जो आप रिकग्नाइज नहीं कर पाओगे। एनीबडी कैन रिकग्नाइज द फेस। काव्या, तुम तो रिकग्नाइज कर पाएगा। हैव अ लुक प्लीज। हाँ, तो किम कार्दाशियन बहुत ही डिसेंट लग रही है। देयर वुड बी some people very decent out of the public over here in life who actually don't know Kim Kardashian. So listen to a story, ठीक है। The story would be मसालेदार, थोड़ा सा moving towards misconduct on my side, but चलता है बिकॉज अपने को पढ़ना पड़ेगा। तो किम कार्दाशियन का चेक कर रहा था मैं पास्ट का। शी वॉज अ लॉ स्टूडेंट, उसका लॉ का डिग्री है, ठीक है। कोई डिग्री दिख रहा होगा आपको हाथ में। एंड जो लोग लॉ करते हैं ना, अल्टीमेटली वो लोग एक क्या बोलते हैं, फर्म खोलना चाहते हैं, लॉ फर्म। और लॉ फर्म में बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं, कम से कम 2 तो होंगे। तो किम कार्दाशियन इज एन इंडिपेंडेंट लॉ स्टूडेंट, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करती है। उसका मन है एक लॉ फर्म खोलने का। उसके लिए वो एक पार्टनर सीख कर रही है। पार्टनर ऐसा होना चाहिए जो मिसकॉन्डक्ट और मिसरिप्रेजेंट नहीं करते। मिसकॉन्डक्ट नहीं करता है, मिसरिप्रेजेंट नहीं करते। 2 वर्ड बोला मैंने, मिसकॉन्डक्ट, मिसरिप्रेजेंट। अगर मैं कोई राइटअप लिख रहा हूं, ब्लॉग लिख रहा हूं, और वो ब्लॉग किसी और का है लिखा हुआ, एंड आई एम राइटिंग माई नेम बिलो इट, दिस इज कॉल्ड मिसरिप्रेजेंटेशन। दिस इज समबडी एल्सेज वर्क विच आई एम शोइंग एज माइन, दैट इज मिसरिप्रेजेंटेशन का एग्जाम्पल। आई होप कम्युनिकेटेड। और मिसकॉन्डक्ट तो आप लोग समझ ही गए, बियर वाला एग्जाम्पल, ठीक है ना। अभी कैलकाटा में रेप हुआ था केस, पुणे में भी हुआ है शायद। तो अगर एक रैली निकला से कैलकाटा में, जहां पे आई बीइंग अ CFA चार्टर होल्डर पार्टिसिपेटेड इन दैट रैली अगेंस्ट दैट थिंग विच हैपेंड अगेंस्ट द गवर्नमेंट, एंड इट्स इजीली सीन दैट संजय सराफ सर भी वहां पार्टिसिपेट किए थे क्राउड में। इज इट अ केस ऑफ मिसकॉन्डक्ट और नॉट अ केस ऑफ मिसकॉन्डक्ट? व्हाट डू यू थिंक? नॉट अ केस ऑफ मिसकॉन्डक्ट। संजय सराफ सर उसके अंदर क्या होता है ना, वो मेरे को तो आता ही लगे, वो बॉटल्स में जो आग लगाते हैं और फेंकते हैं, फिर व्हाट इज दैट कॉल्ड? हाँ ठीक है, वो फेंक रहे थे। इतना उनको गुस्सा आ गया था। व्हाई इज इट हैपनिंग? इज इट अ केस ऑफ मिसकॉन्डक्ट? यस, पर पीसफुल प्रोटेस्ट अगेंस्ट समथिंग विच आई बिलीव इन, देयर इज नो प्रॉब्लम, दैट्स नॉट अ केस ऑफ मिसकॉन्डक्ट, ठीक है। यहाँ पे कोई स्टूडेंट का नाम लेते हैं जो चेहरे से थोड़ा बदमाश टाइप लगता है। नहीं ऐसे नहीं बोल रहा, ऐसे बोल रहा हूँ। सब थोड़ा ज़्यादा वोकल है। तो मैं जो जवाब दिए थे, बोलो क्या नाम है तुम्हारा? रूपम खंडेलवाल। रूपम जो है CFA लेवल 2 का एग्ज़ाम दे के आया घर, ठीक है। आके अपना बैग ऊपर फेंक दिया घर पे। मम्मी पूछी क्या हुआ? बहुत ख़राब एग्ज़ाम था मम्मी, जैसे तैसे लोग एग्ज़ाम दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद जाके सोशल मीडिया पे गया और सोशल मीडिया पे चेप चेप के लिखा, ठीक है, कि द CFA इंस्टीट्यूट शुड शट डाउन, द वे इन विच दे आर कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन इज पैथेटिक, द AC was not functioning properly, invigilation was not proper, water was not given, water was smelling, the questions were not designed properly. It is high time the CFA institute should shut down. What do you think? एथिकल है कि अनएथिकल है? एथिकल है। CFA प्रोग्राम ना US से आ रहा है, और आप लोग को US का एक चीज़ जानना पड़ेगा, डेमोक्रेसी। US में एक चीज़ का स्पिरिट चलता है, डेमोक्रेसी। कोई भी जन किसी को भी क्रिटिसाइज कर सकता है। तुमको CFA का फीस हाई लगता है, चेप चेप के बोलो सोशल मीडिया पे। CFA का कल स्कॉलरशिप कंडक्ट हुआ था SSCI द्वारा, उसमें केवल 5 जन को स्कॉलरशिप मिला, कम से कम 50 को मिलना चाहिए था। CFA जो तुमको क्रिटिसाइज करना है करो, हाँ गाली मत दो, ठीक है ना। तो इट इज अलाउड। एनीवेज, तो कमिंग टू द स्टोरी, स्टोरी से डाइवर्ट कर गया बिकॉज मेरे को बीच में थोड़ा बताना पड़ रहा है ना, वर्ड्स अगर मैं यूज कर रहा हूं तो हाउ कैन आई जस्ट मूव अहेड। रुद्र, रूपम तुम्हारे बारे में बोल रहा है, रूपम शुड पास विथ फ्लाइंग कलर्स, ठीक है, ओके। सो किम कार्दाशियन इज एन इंडिपेंडेंट लॉ स्टूडेंट, वांट्स टू ओपन अ फर्म, seeking a partner who
डज नॉट मिसकॉन्डक्ट एंड डज नॉट मिसरेप्रेजेंट. इज ओके. करेंटली उसका जो पार्टनर है, जो सोच रखी थी, ही इज इन जेल. ही इज इन जेल बिकॉज ऑफ कैपिटल मार्केट वायलेशन. देखो मैं प्रोफेशनल स्टैंडर्ड 2 में चला गया. बिकॉज ऑफ कैपिटल मार्केट वायलेशन. सर कैपिटल मार्केट में उसने क्या वायलेट किया, क्या गड़बड़ कर दिया जो सेबी ने उसको अंदर डाल दिया? ही डिड, माने ही ट्रेडेड ऑन मटेरियल नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन. कौन सा इंफॉर्मेशन? मटेरियल नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन. ऐसा खबर जो अंदर का खबर था, जो बाजार में लीक नहीं हुआ था और जो इंपॉर्टेंट खबर था, वैसे खबर पे वो सौदा मारा, ट्रेड किया. तो तुमको पता चला कि ये कंपनी इसको अक्वायर करने वाली है और तब तुमने बाई या सेल किया. इट इज कॉल्ड इनसाइडर ट्रेडिंग. ट्रेडिंग ऑन द बेसिस ऑफ इनसाइडर इंफॉर्मेशन. इट डजंट अलाउ अ लेवल प्लेइंग फील्ड. तब तो जितने भी कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और वगैरह उन लोग के पास अंदर का खबर है, वो लोग ही ट्रेड कर लेंगे. ठीक है. तो एंड ही ऑल्सो एंगेज्ड इन मार्केट मैनिपुलेशन. व्हाट मैनिपुलेशन? मार्केट मैनिपुलेशन. जो बहुत सारे सीएनबीसी के उन्होंने किया है. संजीव भासन रिसेंटली 10-15 डेज अगो. जो लोग पंप एंड डंप करते हैं, क्या करते हैं? पंप एंड डंप. पंप मतलब अगर एक पर्सन का काफी पर्सनालिटी या नाम है सोशल मीडिया पे, ठीक है, और पॉपुलर है, तो वो पर्सन को लोग फॉलो करते हैं. तो वो पर्सन एक स्टॉक के बारे में वाह 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 लिखेगा. ठीक है. तो और लोग इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, तो लोग उसको बाई 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 करेंगे. स्टॉक एकदम ऊपर चल जाएगा. फिर वो पर्सन जो बाई कर रखा था पहले से, वो स्टॉक को सेल कर देगा और जोर से स्टॉक गिरेगा और बेचारे सबका नुकसान हो जाएगा. पंप एंड डंप स्टॉक. दैट्स मार्केट मैनिपुलेशन. व्हाट इज दैट? मार्केट मैनिपुलेशन. ठीक है. हर्षद मेहता एंगेज्ड इन मार्केट मैनिपुलेशन. ठीक है. तो ही इज इन प्रिजन फॉर दैट. एक बार यहां तक का सब स्टैंडर्ड्स देख लेते हैं. इसमें 7 सब स्टैंडर्ड्स कवर हो गए. कौन सा? 7. मैंने 23 बोला ना, 7. ये पहला स्टैंडर्ड का सब स्टैंडर्ड है, देख लो. काव्या मजा आने वाला, रुकना थोड़ा देर, अभी किम का पूरा स्टोरी सुनने के लिए. ओके. पहला है नॉलेज ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी. आई सेड शी इज एन इंडिपेंडेंट लॉ स्टूडेंट सीकिंग अ पार्टनर हु डज नॉट मिसरेप्रेजेंट मिसकॉन्डक्ट एंड हु इज कॉम्पिटेंट. बोल देना चाहिए था मेरे को, मिस हो गया. ठीक है. एंड हु इज कॉम्पिटेंट, अ कॉम्पिटेंट पर्सन. ठीक है. पर इसके बजाय ये तो उसके नाम से ही याद हो जा रहा है, किम कार्दाशियन. ऑफ कोर्स KC चलेगा ना. अंडरस्टैंड. तो ये 5 हुआ. उसके बाद नेक्स्ट वाला है इंटीग्रिटी ऑफ कैपिटल मार्केट्स. उसके अंदर भी है मटेरियल नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन एंड मार्केट मैनिपुलेशन. यहां तक स्टोरीज ओके? ठीक है. ऑल्दो यू आर एंजॉयिंग द स्टोरी एंड यू रियली एंजॉय, बट स्टिल रिमेंबर, काम कुछ नहीं आएगा बिकॉज पे स्टैंडर्ड लर्न नहीं करना है. बट एक बार तुम्हारा दोस्ती कराना जरूरी है, अदरवाइज द गाड़ी विल नॉट मूव अहेड. ठीक है. अब किम रिसेंटली एक क्लाइंट से मिली जिसके तरफ मन में उसको फीलिंग्स आया कि ये क्लाइंट ठीक है मेरा पार्टनर बनने के लिए. क्यों? बिकॉज अब मैं क्लाइंट पे चला गया. क्यों? बिकॉज वो स्टैंडर्ड नंबर 3 था. देखो तुम्हारा अंडरलाइन किया हुआ में, जो तुमने अंडरलाइन किया था स्टैंडर्ड नंबर 3 था ना. तो क्लाइंट, और वो क्लाइंट जो है उसको क्यों अच्छा लगा? बिकॉज वो क्लाइंट उससे मिलके लगा वो लॉयल रहेगा. लॉयल. उसके अलावा वो क्लाइंट गोरा है, फेयर कॉम्प्लेक्शन. किम भी गोरी है, फेयर कॉम्प्लेक्शन. एंड वो क्लाइंट अपने आप को प्रेजेंट बहुत बढ़िया से करता है. ही प्रेजेंट्स हिमसेल्फ वेरी नाइसली. एंड मैं भूल रहा हूँ क्या था. ठीक है. लेट्स सी द 5, उसके अंदर से बोलेंगे. तो क्लाइंट लॉयल है, फेयर डीलिंग, फेयर है, अपने आप को प्रेजेंट बढ़िया से करता है, 3D परफॉर्मेंस प्रेजेंटेशन, इसलिए सूटेबल है. इसलिए वो क्लाइंट उसके लिए सूटेबल है पार्टनर बनने के लिए. पर उसको लगा मैं जल्दी नहीं उछलूं, लेट मी कीप इट कॉन्फिडेंशियल राइट नाउ, लेट मी कीप इट कॉन्फिडेंशियल राइट नाउ, एंड I will get to know more details about the client, through his employer. क्या कमाता है क्या नहीं कमाता है थोड़ा और पता कर लो, उसके बाद डिस्क्लोज करोगे. तो कॉन्फिडेंशियलिटी. स्टूडेंट पूछ रहा है कैन यू एक्सप्लेन इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी. तो ऑल ऑफ यू प्लीज अंडरस्टैंड, क्या मैंने एथिक्स का एक एक चीज पढ़ाना चालू कर दिया? नहीं ना. एक बार स्टोरी से मैं मिसकॉन्डक्ट और मिसरिप्रेजेंटेशन बताया, आपने डाइवर्ट कर गए. अगर मैं बीच बीच में स्टॉप करके बताता रहूंगा तो किम का स्टोरी कंप्लीट नहीं होगा. करेक्ट. सो बिकॉज ऑफ विच मैं अभी इंडिपेंडेंस ऑब्जेक्टिविटी कैसे बताऊं आनंद? आई एम नॉट एबल टू. समबडी सेइंग दैट, प्लीज एक्सप्लेन दैट. तो यहाँ पे कुछ अच्छे पिक्स लिए थे मैंने. हाँ, तो ये तो लॉ स्टूडेंट है. उसके बाद चेंज करो यार पिक, और नीचे
ये उसका पार्टनर जो प्रेजेंट में है, ठीक है। ये वो एक नए क्लाइंट से मिली है जो उसको ठीक लग रहा है, देखो फेयर है, प्रेजेंटेबल है, सूटेबल है, ठीक है। तो इस और लॉयल लग रहा है, देखो आंखों में लॉयल्टी दिख रही है। एंड किम को लगा कि ये बताने के बजाय पहले थोड़ा सा और क्लाइंट के बारे में पता कर लेती हूँ। तो इसका जो ये जिसके लिए काम कर रहा है ना, दे आर द अंबानीज, दे आर द अंबानीज, अंबानीज आर द एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर से पता करेगी उसके कि ये, तो ये अंबानी से पता कर रही है, ठीक है। पता लगा रही है कि ये बंदा जो है लॉयल है ना टुवर्ड्स द एम्प्लॉयर, और ये एडिशनल कॉम्पेंसेशन क्या कमाता है, मतलब अपार्ट फ्रॉम द फिक्स सैलरी इंसेंटिव्स की सब क्या है इसका एडिशनल कॉम्पेंसेशन क्या कमाता है, ठीक है। ये सब पता की। वी कम बैक ओवर देयर, नहीं वेट अ मिनट, लॉयल्टी, एडिशनल कॉम्पेंसेशन अरेंजमेंट, एंड क्या ये सुपरवाइजरी रोल में प्रमोट हो पाएगा, क्या वो सुपरवाइजर बन पाएगा वो जो बंदा है, ठीक है। ये अंबानी से पूछी, पूछने के बाद सब यस 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 हो गया, अच्छा कमाता है, फ्यूचर अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, वाह। अब जाके अपने पेरेंट्स को बताई, अब जाके अपने पेरेंट्स को बताई और बोली कि भाई इसके बारे में आप लोग बढ़िया से एनालिसिस करो, एनालिसिस करके आपको लगे ठीक है मेरे लिए, तो उस केस में आप लोग कम्युनिकेट करना मेरे को कि यस ही इज़ ओके। और आप लोग रीजनेबल बेसिस से एनालिसिस करना कि यू शुड हैव रीजनेबल बेसिस ऑफ, जस्ट तुक्का ही मत बोल देना, होता है ना कुछ रेकमेंड कर रहे हैं तो उसका कुछ बेसिस होना चाहिए, एंड देन कम्युनिकेट टू मी। कम्युनिकेट कर दिया पेरेंट्स ने, हाँ ठीक है। तो जोश में आके अपनी सिस्टर को, सिस्टर का नाम है, क्या नाम है यार, कोर्टनी कार्दाशियन, कल याद करके आया हूँ। कोर्टनी कार्दाशियन, तो कोर्टनी कार्दाशियन को मैसेज रिकॉर्ड कर दी रहे कि यू नो दिस पर्सन, ठीक है, मैसेज रिकॉर्ड कर दी। इसका थोड़ा पिक से फीलिंग ले लें, ये कह रहा है पेरेंट्स होंगे आई थिंक, हाँ वही लग रहा है। तो अपने पेरेंट्स को बोली है कि उसका एनालिसिस करो रीजनेबल बेसिस पे एंड कम्युनिकेट करो, कम्युनिकेट कर दिया। तो इन दैट केस अपनी सिस्टर को मैसेज रिकॉर्ड कर दी, ठीक है। रिकॉर्ड करने के बाद कहानी में ट्विस्ट आया, ऑडियो नहीं आ रहा, कोई बोल रहा है, आ रहा है मेरे ख्याल से ना ऑडियो, ठीक है। वरुण तुम्हारे कोई इशू है। तो जब रिकॉर्ड कर दी तो पता चला जो उसकी सिस्टर है वो भी उससे प्यार करती है। तो यहाँ तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। नाउ शी हैज़ टू प्रायोरिटाइज बिटवीन लव एंड सिस्टर, लव एंड सिस्टर। उसने लास्ट में डिसाइड किया शी विल सैक्रिफाइस हर लव, सिस्टर कोटनी सैक्रिफाइस हर लव एंड चार्ज अ रेफरल फी फ्रॉम द सिस्टर एंड मूव बैक, चार्ज अ रेफरल फी फ्रॉम द सिस्टर एंड मूव बैक। ओके, एक बार कहाँ थे अपने उधर, यहाँ पहुंचे थे अपने पेरेंट्स को बोली डिलीजेंस एंड रीजनेबल बेसिस पे तुम लोग इवैल्यूएट करना, फिर कम्युनिकेट करना, फिर मैसेज रिकॉर्ड कर दी सिस्टर के लिए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, प्रायोरिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, उसको प्रायोरिटाइज करना है, किसको माने, सिस्टर को माने कि लव को माने। उसके बाद जाके चेक लेके निकल गई, ठीक है। इट वुड बी सो बैड अगर अपने को बाद में स्टोरी याद रहेगा, स्टोरी, ठीक है, इफ लेटर ऑन we are remembering the story but we are not remembering the sub standards because story कोई काम नहीं आएगा, ओके, स्टोरी कोई भी काम नहीं आएगा। सो ये मैं क्या कर रहा था, 23 स्टैंडर्ड्स का सब स्टैंडर्ड्स बता रहा था, ठीक है। तो दे आर नंबर्ड लाइक 1A 1B 2A 2B 3C। एग्जाम में 3B क्या है वो याद नहीं करना है, नहीं काम आएगा, ठीक है। तो सब आप जब इतनी देर से ये बोलते जा रहे हैं ना, तो काम क्या आएगा बता दीजिए, ठीक है। तो काम क्या आएगा बताने के लिए एक बार आप लोग स्ट्रेट अवे एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। या ऑल्दो 3 ऑप्शन होते हैं, मैंने यहाँ 4 ऑप्शन दिया है फॉर सम रीजन। दिस इज द क्वेश्चन दैट वी आर अटेम्प्टिंग, आई एम रीडिंग आउट फॉर यू। Park is very frustrated after taking the level 2 CF exam. While she was studying for the exam, to supplement the curriculum provided, CFA Institute का core readings है ना, पर उसको supplement करने के लिए she ordered and used the study material from a third party provider, Squeezer.
Park believes the additional material focused our attention on specific topic areas that were not tested while ignoring other areas. मतलब जो आया ना क्वाइजन में वो था ही नहीं कवर्ड. She posts the following statement on the provider's discussion board. तो कोई डिस्कशन बोर्ड होगा क्वाइजन था उसमें जहाँ पे लोग डिस्कस करते होंगे. I am very dissatisfied with your firm's CFA program level 2 material. I found the exam extremely difficult and myself unprepared for specific questions after using your product. How could your service provide such limited instructional resources on the analysis of inventory and taxes when the exam had multiple questions about them? दो टॉपिक का नाम ले दिया कि इन्वेंट्री और टैक्सेस से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे पर आप लोग के मटेरियल में कवर्ड ही नहीं था. आई विल नॉट रिकमेंड योर प्रोडक्ट टू एनी ऑफ माई अदर कैंडिडेट्स. ये हुआ है, ठीक है ना. अपने ऊपर समझो लेके विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. और अभी तक मैंने एथिक्स पढ़ाया नहीं है तो आप लोग वाइडली गेस करने वाले हो. ए, पार्क वायलेटेड द कोड एंड स्टैंडर्ड्स बाय परचेजिंग थर्ड पार्टी रिव्यू मटेरियल. यानी तुम लोग जो मेरे से ट्यूशन ले रहे हो ना तो तुम ऑलरेडी अनएथिकल कर दिए हो. ये बोल रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन. सोचो. सेकंड, पार्क वायलेटेड द कोड एंड स्टैंडर्ड्स बाय प्रोवाइडिंग अर ओपिनियन ऑन द डिफिकल्टी ऑफ द एग्जाम. Park violated the code and standards by providing specific information on topics tested on the exam. Number D, Park did not violate any code and standards as she was merely sharing a personal opinion about the inadequacy of the prep material and has the right to express her experience. तो पहली बात है, अगर आपको एथिक्स पढ़ा दिया जाता तो ये वाला क्वेश्चन 100% राइट होता सबका. The fact that nothing has been taught to you, हवा में पूछ रहे हैं, तो in that case don't judge yourself for that. आंसर इसमें सी है. आंसर क्या है? सी. ठीक है. तो ऑल्दो बहुत जिनको डील लगेगा, ठीक है, बिकॉज आफ्टर ऑल अपने भी कंज्यूमर्स है, लगता है हाँ यार पैसा देके खरीदे, क्यों नहीं बोलेंगे. सीएफए का एग्जाम जो है, ओके, पहले तो रिटन होता था जहाँ पेपर आता था के बेसिस पे. वो पेपर सीएफए इंस्टीट्यूट वापस ले लेता था. क्वेश्चन पेपर आया, क्वेश्चन पेपर वापस सबमिट करना पड़ता था. We could not carry the question paper outside the exam hall. ठीक है ना. फिर भी मन में तो ध्यान रह जाता है क्या क्वेश्चंस आया था. ठीक है. अभी सीबीटी एग्जाम होते हैं तब भी आपको तो माइंड में ध्यान रह जाता है ना शाम तक क्या क्वेश्चंस आया था. कोई भी हालत में आप ये नहीं बोल सकते हो कि कौन से एरिया से क्वेश्चन आया था और कौन से एरिया से क्वेश्चन नहीं आया. इट इज़ नॉट अलाउड एट ऑल. इट इज़ अनएथिकल एज पर द लास्ट स्टैंडर्ड नंबर 7 एज पर योर कॉपी का अंडरलाइन क्या है. स्टैंडर्ड नंबर 7, रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सीएफए इंस्टीट्यूट, M/C, मेंबर ऑब्लिक कैंडिडेट. यू आर अ कैंडिडेट, नॉट अ मेंबर ऑफ द सीएफए, बट यू आर कवर्ड. और आप ये डिस्कस नहीं कर सकते हो कि कौन सा टॉपिक आया था, कौन सा टॉपिक नहीं आया. क्या लोग रियल लाइफ में डिस्कस करते होंगे? ओपनली डिस्कस नहीं करते. सोशल मीडिया पे, बायलैटरल टॉक पे तो डिस्कस करते ही हैं. देयर वॉज अ टाइम, शायद अभी भी है क्या नहीं पता, जहाँ पे डिफरेंट टाइम्स, पहले जब एक ही पेपर आता था ना तो दुबई में अलग टाइम एग्जाम हो रहा है, यहाँ पे अलग टाइम एग्जाम हो रहा है. और यहाँ से दुबई जाना कितना इजी है सबको पता है. कभी कभी तो कैलकाटा टू दुबई का टिकट मे बी चीपर देन कैलकाटा टू बॉम्बे का टिकट, एंड उसी बहाने घूमना भी हो जाएगा. तो अकॉर्डिंगली सम पीपल डू गो टू दुबई टू टेक द एग्जाम. पहले का बात बता रहा हूँ. तो इन दैट केस तुम कैलकाटा में एग्जाम दिए, उसको फ़ोन कर दिया कि यार ये एरिया से आया था, ये एरिया से नहीं आया. वो अकॉर्डिंगली रात को उसके हिसाब से प्रिपेयर कर लेगा वो एरिया जिससे आया था और बढ़िया एग्जाम दे देगा. उसके अलावा अपने इंडियन एग्जामिनेशन में आज तक देखिए क्या है, सारे के सारे टीचर्स इंपॉर्टेंट निकालते हैं. सुपर 10, सुपर 20, टॉप 30, टॉप 40, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी. इजंट इट द नॉर्म ऑफ इंडिया एजुकेशन सिस्टम? बट दिस इज वेरी बैड बिकॉज दिस इज गेमिंग एन एग्जाम. एग्जाम्स आर सपोज टू बी जस्ट अ सैम्पल थिंग. तुमको पूरा चीज बढ़िया से एवरीथिंग कवर करना है. गेमिंग होना ही नहीं चाहिए. और इसलिए एग्जाम्स ऐसे ही डिजाइंड, आपको पास पेपर्स नहीं मिल सकता है और आप डिस्कस भी नहीं कर सकते हो ओपनली. बायलैटरल का बात अलग है. अंडरस्टूड? सो ये रूल है सीएफए का एथिक्स का, और ये अपने को पता रहता तो ऑब्वियसली अपने कौन सा चुनते हैं? सी. ठीक है. तो मैंने पढ़ाया नहीं था इसलिए यहाँ पे अटके आप लोग, बट यू गॉट अ सेंस एंड यू कैन रिलेट टू इट बिकॉज इसमें स्ट्रेट अवे आपसे रिलेटेड है. It is connected to you. Let's go to another one which is connected to you. After completing level 2 of the CFA exam, Ashi Banerjee posts several comments on online chat room for CFA program candidates. Which of the following comments violate the standard relating to conduct as participants in the CFA program? Comment 1.
CFA इंस्टीट्यूट मस्ट रिवाइज द टॉपिक एरिया वेट्स ऑन द एग्जाम. हर टॉपिक का अलग अलग वेट्स है ना, चेंज करना चाहिए उन लोग को, ये बोल रहे हैं. कमेंट टू, देयर वर नो क्वेश्चन ऑन गिब्स स्टैंडर्ड. ओके, तो कौन सा वायलेशन आपको दिख गया होगा? कौन सा? कमेंट टू ओनली. ठीक है, कि गिब्स से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, आप कैसे बोल सकते हो? दिस इज वेरी वेरी इजी, जो रॉन्ग हो ही नहीं सकता है. इट विल रिक्वायर मार्वेलस कैलिबर टू डू दिस रॉन्ग इन द एग्जाम. और जो ये रॉन्ग कर रहा है, इसका मतलब बंगाली बोलते हैं आस्ते बछर आबार हबे. समझ आ रहा है कि वापस से बैठने का मन है नेक्स्ट टाइम पे. बिकॉज ये रॉन्ग कैसे हो सकता है? इट इज सो सिंपल. Somebody was asking, screen hटाना, full face. Somebody was asking about independence and objectivity का मतलब पूछ रहा था. Independence and objectivity कहाँ पे था? किसी को याद है क्या? किम के बारे में मैंने क्या बोला था? इंडिपेंडेंट लॉ स्टूडेंट. तो स्टैंडर्ड नंबर 1 जो है ना, स्टैंडर्ड नंबर 1 प्रोफेशनलिज्म, उसी के अंदर इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी है. इंडिपेंडेंस और ऑब्जेक्टिविटी का मतलब, एक मिनट, कि जब मैं एक रिपोर्ट लिख रहा हूँ किसी के ऊपर, व्हेन आई एम राइटिंग अ रिपोर्ट ऑन अ कंपनी, से आई एम राइटिंग अ रिपोर्ट ऑन ICICI बैंक, माय रिपोर्ट शुड बी independent and objective. It should not be biased, it should be unbiased. Now, how will my independence be hurt? ये आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन ट्राई करके. Riya is a young investment advisor at Novus Wealth Partners. तो नोवस वेल्थ पार्टनर्स फर्म का नाम है जहां पे रिया काम करती है. हर क्लाइंट मिसेस इंद्रानी दत्त, अ 65-year-old विडो. नहीं, ये इंडिपेंडेंट से कनेक्टेड नहीं है, पर किसी और से कनेक्टेड है. नो इशू, देकर घुस जाते हैं इसके अंदर. ठीक है, तो ये इट इज नॉट कनेक्टेड टू इंडिपेंडेंस. हर क्लाइंट मिसेस इंद्रानी दत्त, अ 65-year-old विडो, recently sold a large ancestral property and received 4 crore, which Riya is now helping invest into a mix of annuity and balanced fund. First para, is it okay with you? तो क्लाइंट इज 65-year-old विडो, उसने एक प्रॉपर्टी बेचा है, 4 करोड़ आया है, और उससे एन्यूटीज बाई करो. एन्यूटीज क्या होता है? ये LIC लोग बेचते हैं, जिसमें आपको पर मंथ मिलेगा इतना इतना अमाउंट फॉर योर लिविंग. ठीक है ना. और बैलेंस्ड फंड मतलब बैलेंस ऑफ इक्विटी एंड डेट का फंड. One day Mrs. Dutt's cousin, Mr. Arvind, calls Riya. He sounds genuinely concerned. Riya, Indrani is old, she forgets things. She won't tell you, but she is planning to invest in some chit fund her neighbor suggested. Please advise her against it. Mana kar do. Just tell her son Rahul, he lives in Bangalore. I am sure he will talk sense to her. Understood? Riya checks, and indeed there has been a 10 lakh withdrawal from the portfolio, which Indrani didn't discuss. Wanting to protect her, Riya calls Rahul, explains the situation and says, I know your mom trusts you. She is going down a dangerous path. Please intervene. Story is okay क्या? कि मेरे को स्टोरी समझाना है. ठीक है, बिकॉज मैंने स्टोरी लैंग्वेज ओरिएंटेड में रखा है, जिससे कि ईजी हो समझने में. ठीक है, उसके बेटे को बता दिए कि गड़बड़ कर रही है. What is the most accurate ethical analysis of Riya's behavior? Number A, Riya acted ethically. The client's safety and financial well-being take top priority. B, Riya breached confidentiality. Even if well-intentioned, she disclosed private information without consent. C, Riya did nothing wrong. Family members can always be informed if the client is elderly. तो यहां पे जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, प्रिजर्वेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी. क्लाइंट का इंफॉर्मेशन आप कोई भी हालत में किसी से शेयर नहीं कर सकते हो. सर, पर क्लाइंट के भलाई के लिए शेयर किया मैंने, तुमको क्या पता उसका भलाई होगा कि बुरा होगा? वाई यू अप्लाइंग योर एक्स्ट्रा ब्रेन्स? उसका इंफॉर्मेशन आप शेयर नहीं कर सकते हो, सब्जेक्ट टू 2 एक्सेप्शंस. एक्सेप्शन नंबर 1, क्लाइंट ने बोला है, आंट ने बोला है कि यार मेरे नेफ्यू से डिस्कस कर लेना ये वाला चीज़ के बारे में. नंबर 2, क्लाइंट कुछ ऐसा कर रहा है जो कि इलीगल है, तो लीगल अथॉरिटी से आप शेयर कर रहे हो क्लाइंट के बारे में कि ये कर रहा है. केवल 2 ही एक्सेप्शन है
या तो क्लाइंट बोला है और या लीगल अथॉरिटी से आप शेयर कर रहे हो बिकॉज ही इज डूइंग समथिंग विच इज नॉट लीगल. अंडरस्टूड. और एक्सेप्शंस का कोई एक्सेप्शंस नहीं होता. यू कैन नॉट शेयर. यू कैन आर्ग्यू कि नहीं सर उसके बेनिफिट के लिए किया था, ये हो जाता वो हो जाता. नॉट अलाउड. स्ट्रेट फॉरवर्ड. ये था प्रेजर्वेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में. ठीक है ना. नेक्स्ट कोई बोल रहा था नॉमिनी को वगैरह. When you go to nominees and all that, ultimately इसका मतलब हो गया क्लाइंट उसको अपॉइंट कर रखा है कि तुम मेरा सारा डिस्कस करोगे इसके साथ. सपोज आई एम अ 75-80 ईयर ओल्ड और मैंने अपॉइंट कर रखा है कि ये पर्टिकुलर पर्सन है, आपको सब चीज इसके साथ शेयर करना है. वो तो उस कैटेगरी में चला गया ना जहां मैं बोल रखा हूं कि शेयर करना. कहाँ है क्वेश्चन नंबर 2. सिद्धार्थ, a CFA charter holder, works as a senior research analyst at Iron Tree Investments. He has been covering Trion Motors. Covering Trion Motors मतलब Trion Motors जो है उसका एनालिसिस कर रहा है, उसके ऊपर रिपोर्ट लिख रहा है. He has been covering, रिपोर्ट लिखता है. That's the company जिसके ऊपर रिसर्च हो रहा है. A listed EV company, a listed EV company. Any listed EV company in India you know of? टाटा मोटर्स. सबसे ज़्यादा तो इलेक्ट्रिक व्हीकल उसी का चलता है. महिंद्रा सभी जन आ गए. तो लिस्टेड ईवी कंपनी फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर विद अ होल्ड रेटिंग. विद अ होल्ड रेटिंग. रेटिंग कुड बी बाय, होल्ड, सेल. रेटिंग क्या होगा? बाय या होल्ड या सेल. ठीक है ना. तो होल्ड रेटिंग अभी कर रखा है वो कवरेज के बेसिस पे. राहुल सॉरी सिद्धार्थ. ट्रायन इनवाइट्स सिद्धार्थ टू अ 2-day एनालिस्ट मीट इन गोवा. तो कंपनीज लोग एनालिस्ट लोग को इन्वाइट करते हैं अपने प्रोडक्ट को फीचर दिखाने के लिए, क्या पॉलिसी क्या नहीं, जिससे एनालिस्ट लोग उनके स्टॉक्स को रेकमेंड करें क्लाइंट्स लोग को और जाने. तो गोवा में एक 2-day का मीटिंग के लिए इनवाइट किया सिद्धार्थ को. द आइटिनरी इंक्लूड्स रिटर्न फ्लाइट टिकट्स पेड बाय ट्रायन. आने का जाने का दोनों टिकट का पैसा वो लोग दे रहे हैं. स्टे एट द ताज एक्सोटिका रिजॉर्ट, सनसेट याcht, कॉकटेल्स विद द CFO, टेस्ट ड्राइविंग देयर न्यू EVs, a gift hamper containing a smartwatch, wireless earbuds and branded merchandise. Siddharth accepts the trip and gifts, attends the event and returns impressed. Wow. 2 days later, he issues a glowing buy recommendation on Trion. However, in his published report, Siddharth includes a footnote. Disclosure. Last में लिखा हुआ था रिपोर्ट के अंदर. The analyst attended a company-sponsored investor event hosted by Trion Motors, including travel, stay, and a gift hamper. This disclosure is made in line with CFA Institute standards. Which of the following best reflects CFA Institute's ethical guidance? पहला ऑप्शन, Siddharth has violated the standards because accepting issuer-sponsored travel and gift can impair objectivity even with full disclosure. B. Siddharth is not in violation as he clearly disclosed all material benefits received during the analyst meet. C. Siddharth's conduct would only be a violation if his report include materially misleading analysis or false projections. तो ये क्वेश्चन इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर है कि क्या सिद्धार्थ जो रिपोर्ट लिखा और जो रिकमेंडेशन दिया उसमें वो इंडिपेंडेंट एंड ऑब्जेक्टिव हो पाया था क्या. एक तो ये. दूसरा, लोगों को क्या इंप्रेशन मिलेगा इसका. तो यहां पे रूल ये है कि सी इफ यू आर रिसीविंग गिफ्ट्स फ्रॉम क्लाइंट्स, ये क्लाइंट नहीं है, ट्रायन इज नॉट अ क्लाइंट. ट्रायन इज द टारगेट ऑफ रिसर्च. व्हाट इज द नेम? जिसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, आप लोग के लिए कर रहे हैं, क्लाइंट्स को डिसेमिनेट करने के लिए. किसके ऊपर? ट्रायन के ऊपर. टारगेट्स ऑफ रिसर्च से कोई भी एकोमोडेशन मतलब सॉरी लॉजिस्टिक्स का पैसा दिलवाना अनएथिकल है. यू शुड पे योर ओन वे. आपको अपना पैसा देना है जाने का आने का. एक्सेप्शन क्या है? अगर क्लाइंट अगर वो जो कंपनी है वो कोई मीट ऑर्गेनाइज कर रहा है किसी ऐसी जगह से, इट्स अ माइनिंग कंपनी, तो माइनिंग कंपनी या कुछ ऐसा कंपनी है जिसका ऐसे जगह पे जाके रिसर्च या कुछ होता है जो कि अनएक्सेसिबल टू नॉर्मल पीपल है. नॉर्मल फ्लाइट्स डू नॉट गो एंड देयरफॉर वहां पे जाने के लिए वो कुछ अरेंज किया है विच अदरवाइज इज नॉट पॉसिबल. वहां पे आप कंपनी का एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है, ट्रैवल. बट अदरवाइज
बाकी कोई भी ट्रैवल आपको कंपनी का एक्सेप्ट नहीं करना है, आपको खुद का पे करना है। खुद का मतलब फर्म को पे करना है, आपके एम्प्लॉयर को पे करना है। गिफ्ट छोटा मोटा चलेगा, ठीक है ना, गिफ्ट छोटा मोटा चलेगा, एक छोटा सा टी शर्ट है ग्रीन, वो चलेगा, बट लैविश गिफ्ट जो है वो नहीं चलेगा। डिस्क्लोज कर दिए तो भी नहीं चलेगा। कुछ कुछ केसेस में क्या होता है, इट्स लाइक सेइंग दैट मैंने मर्डर कर दिया, फिर बता दिया मैं मर्डर किया हूं, तो सर्टेन थिंग्स डिस्क्लोजर कैन नॉट, ठीक है। हाउएवर सपोज तुम लोग सब मेरे क्लाइंट्स हो, मैं तुम लोग का पोर्टफोलियो मैनेज करता हूं, हर दिवाली में तुम लोग में से एक जन जो है मेरे को बढ़िया सा गिफ्ट भेजता है, कभी कोई वॉच, कभी कुछ क्या भेजता है वो, मैं अपने फर्म को बता रखा हूं कि ये गिफ्ट भेजा है, मेरे को ये वाला गिफ्ट भेजा है, इतने अमाउंट का वगैरह बता रखा हूं। यहां पे क्या हो रहा है कि अगर एक बंदा से, एक स्टूडेंट की बात करते हैं, स्टूडेंट मेरे को गिफ्ट देता है, इट इज पॉसिबल दैट तुम लोग का कॉल आ रहा है, मैं नहीं उठा रहा हूं, उसका आ रहा है, मैं उठा रहा हूं, हाँ कैसे हो। तो मैं सपोज एसएससीआई के लिए काम कर रहा हूं, सपोज आई एम अ टीचर वर्किंग, आई हैव डिस्क्लोज टू एसएससीआई कि मैं इस स्टूडेंट से गिफ्ट लिया हूं बिकॉज ये देता है मेरे को। अगर एसएससीआई का पॉलिसी है वो अलाउ कर रहा है, बिकॉज उसको पता चलना चाहिए एसएससीआई को कि यार ये तो गड़बड़ हो जाएगा, बिकॉज ये जो टीचर है वो तो उसके लिए फेवर लेगा, तो अदर स्टूडेंट्स विल फील डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, इट विल हर्ट द ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, तो एम्प्लॉयर सेज नो तो आई कांट, बट अगर मैंने डिस्क्लोज कर दिया मैं ले सकता हूं। क्लाइंट से आप गिफ्ट ले सकते हो विद डिस्क्लोजर, बट जो टारगेट्स ऑफ रिसर्च है उससे नहीं। इसका रीजन क्या है, वंस अगेन समझना पड़ेगा। एक कंपनी के बारे में जब रिपोर्ट लिख रहे हैं ना, उस कंपनी में कितने जन इन्वेस्ट करने वाले हैं, जस्ट इमेजिन, मिलियंस ऑफ पीपल आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन दैट कंपनी बेस्ड ऑन दैट रिपोर्ट। उसमें इवन द फैक्ट दैट देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट इंप्रेशन इज नॉट टेकन प्रॉपर्ली, इवन दो देयर वाज अ डिस्क्लोजर। क्लाइंट से गिफ्ट लिए और फर्म का पॉलिसी है तो इट्स ओके, वन लार्जर इंटरेस्ट इज नॉट हर्ट, तो देयरफॉर टारगेट्स ऑफ रिसर्च के बारे में ये लोग एकदम क्लियर कट है। बट एथिक्स रॉन्ग क्यों होता है, बिकॉज मैंने इतना टाइटली बोल दिया कि ट्रैवल अपना लेना है। एक बार एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं, उससे और समझ में आएगा। एक मिनट, जस्ट 1 सेकेंड। Nilima and Ritika, both CFA charter holders, are equity analysts covering Solara Biotech, a small cap pharmaceutical company listed on the Indian exchange but with a growing global presence. ठीक है, pharmaceutical medicine company है, उसको कवर करते हैं दो जन, नीलिमा रितिका। Solara invites them along with 10 other analysts to its international analyst immersion program at its R&D facility on a remote island off the coast of New York. On the coast of New York, remote island. From India, the journey involves international travel to New York, a chartered boat to the island, stay at the company's guest house, lab tour, CFO presentation, R&D walkthrough. A custom lab journal and eco pen branded with Solara's logo, 800 रुपया का, was given. Here's how the two analysts responded. Nilima politely declined the invite, citing concerns over issuer-sponsored logistics and chose not to attend. Ritika paid for her own international flight to New York, but accepted the chartered boat ride to the island. Company provided accommodation, modest gift, attended the event in full. Later, both analysts issued neutral ratings based on updated financials. Which of the following best represents CFA Institute's ethical view on this situation? Ritika is not in violation. She paid her way for the major travel, accepted only necessary and modest support, and her research remained unbiased. दूसरा, Ritika is in violation. Analysts must reject all issuer provided support regardless of the cost or necessity. Both analysts acted ethically because neither issued a buy rating and no material gifts were accepted. तो यहाँ पे आंसर जो है वो ए है। जो एक्सेप्शन है ना, कि जहाँ पे आप वैसी जगह जा रहे हो जिधर पॉसिबल नहीं है नॉर्मल ट्रांसपोर्ट, उधर में आप ले सकते हो, प्लस मॉडेस्ट गिफ्ट इज अलाउड। मॉडेस्ट गिफ्ट का कोई अमाउंट लिखा हुआ नहीं है कितना रुपया, यू कांट जज बाय दैट, इट हैज़ टू बी जस्ट जज्ड। तो इस कारण से कहीं कहीं क्वेश्चंस गड़बड़ हो जाते हैं, ठीक है। देयर आर इश्यूज वेयर क्वेश्चंस गेट अदर वे राउंड। एनीवेज, लेट मी क्लियर समथिंग, आई वाज नॉट टीचिंग एथिक्स एट ऑल। तो कहीं पे भी लगा ना सर थोड़ा सा बताया, पूरा इलैबोरेट नहीं किया, तो इलैबोरेट तो चालू करेंगे वो कौन से मूवी में डायलॉग था ना, टाइगर श्रॉफ का, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, तो हमने स्टार्ट भी नहीं किया अभी, ठीक है। तो वी आई वाज जस्ट एक्सपोजिंग यू, आपको स्टैंडर्ड्स पता चल गया कम से कम कि क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं, आपको थोड़ा सा टोन पता चल गया, ठीक है। कम टू द कॉपी वंस। ना मेरे लिए एथिक्स
जो है इट इज अ सिंगल लाइनर थिंग. मेरे को एक सिंगल लाइन है जो मेरे को एथिक्स के लिए सफिशिएंट लगता है. इट कैप्चर्स एवरीथिंग. सो आई वांट यू टू एडहियर टू योर लाइन टू ऑल द 3 years ऑफ योर CFA प्रोग्राम एंड फॉर फ्यूचर. ठीक है. सो सबसे मेन जो है ना, मेन डायलॉग लिख ले. दिस डायलॉग इज नॉट रिटन बाय द CFA इंस्टीट्यूट, इट इज व्हाट आई यूज, एंड दैट डायलॉग इज people require competent and trustworthy advice. That's it. If you dip into this, people require competent and trustworthy advice. You think about a doctor, you think about a lawyer, you think about an investment analyst. What are you seeking for? You are seeking for काश वो बुद्धिमान हो, काश वो अपना एरिया जानता हो. अगर डॉक्टर है तो काश वो चीज़ जानता हो जो हमने दिखाने जा रहे हैं, है ना. बुद्धिमान हो, वो जानता है उसको. कॉम्पिटेंट एंड ट्रस्टवर्दी एडवाइस, काश वो ऑनेस्ट हो, जानबूझ के मुझको कुछ गड़बड़ नहीं दे दे अपने फायदे के लिए, जानबूझ के मेरा ये ऑपरेशन नहीं कर दे जिससे उसका पैसा आ जाए. इफ यू थिंक अबाउट दिस, देयर आर ओनली 2 traits which are required: कॉम्पिटेंट एंड ट्रस्टवर्दी एडवाइस. कॉम्पिटेंस के लिए आपको बाकी का 9 टॉपिक्स सिखाया जा रहा है. QM, इकोनॉमिक्स, इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, डेरिवेटिव्स एट ऑल द 3 levels. बोला जा रहा है प्रैक्टिकली कनेक्टेड रहो. बोला जा रहा है कॉम्पिटेंस इज एन एवर इवॉल्विंग थिंग. यू हैव टू अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन अपग्रेड योरसेल्फ. ठीक है, बिकॉज न्यू थिंग्स आर कमिंग. एंड ट्रस्टवर्दी का मतलब सारा ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, वो सब वाला पार्ट हो गया. ठीक है. कॉम्पिटेंस एंड ट्रस्टवर्दी एडवाइस. तो कॉम्पिटेंस को सर्कल किए, ट्रस्टवर्दी को सर्कल किए. जो कॉम्पिटेंस वाला सर्कल है उससे बाहर निकल के एक एरो लाइन, और ट्रस्टवर्दी वाले को इधर लाके एक एरो लाइन. अब डू यू रिमेंबर हाउ मेनी कोड्स आर देयर? देयर आर 6 कोड्स. वो जो 6 कोड्स है उसमें से 2 कोड कॉम्पिटेंस से कनेक्टेड है. नंबर 1, पहला कोड, मेंटेन एंड इंप्रूव your competence. Maintain and improve your competence and strive to maintain and improve competence of others in the profession. Maintain and improve your competence and strive. मैंने strike लिख दिया. strive to maintain and improve competence of others in the profession. That was about competence. दूसरा, एक बार चेक करो स्टैंडर्ड नंबर 5 क्या था कॉपी में? इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, रिकमेंडेशंस एंड एक्शंस. ठीक है ना. तो नंबर 2 है use reasonable care and exercise independent professional judgment. Use reasonable care and exercise independent professional judgment in carrying out IARA. शॉर्ट लिख दे, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, रिकमेंडेशंस एंड एक्शंस. आप जब एनालिसिस कर रहे हो प्लीज केयरफुली कीजिएगा, बुद्धि लगा के कीजिएगा. ठीक है. तो उसके हिसाब से ही रेकमेंड कीजिएगा किसके लिए सूटेबल है, किसके लिए नहीं है. तो यूज रीजनेबल केयर एंड एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल जजमेंट इन कैरिंग आउट IARA. दिस इज ऑल्सो रिलेटिंग टू कॉम्पिटेंस. ठीक है ना. तो ये था कॉम्पिटेंस के बारे में 2 कोड. टोटल कितना कोड है? 6. ये 2 हो गया. क्या आपने को ये लैंग्वेज लर्न करना पड़ेगा? एकदम भी नहीं. कोड तो काम ही नहीं आता है. ठीक है, जस्ट एक अवेयरनेस के लिए. वी कांट लीव इट ना. अब आते हैं ट्रस्ट वर्दी पे. ट्रस्ट वर्दी में नंबर 3 लिख रहा हूं यहां पे, एक्ट विथ इंटेग्रिटी. अब मैं पूरा लैंग्वेज लिख सकता हूं विच विल बिकम वेरी हैवी. एक्ट विथ इंटेग्रिटी, डिलिजेंस, रिस्पेक्ट, ग्रेसफुलनेस,
while dealing with फलाना ढिकना वगैरह वगैरह. Act with integrity डॉट 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 काफ़ी है, जानबूझ के पूरा नहीं लिख रहा हूँ because there's no sense. Number 4, place the integrity of the capital markets. Place the integrity of the capital markets and interests of the client before your own. Before your own. सबसे ऊपर है कैपिटल मार्केट, उसके नीचे है क्लाइंट, उसके नीचे है एम्प्लॉयर, उसके नीचे है तुम. सबसे ऊपर लॉ कैपिटल मार्केट, उसके नीचे क्लाइंट. तो क्लाइंट के लिए कुछ ऐसा नहीं करें जैसे वायलेशन ऑफ लॉ हो जाए. उसके नीचे एम्प्लॉयर, उसके नीचे है तुम. तो प्लेस द इंटेग्रिटी ऑफ द कैपिटल मार्केट एंड द इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट बिफोर योर ओन. Number 5, practice and encourage others to practice. Practice and encourage others to practice in a ethical manner. In a ethical manner. Number 6, promote the integrity of the global capital markets. Okay, मेरा लैंग्वेज 100% सही नहीं है, ठीक है ना, एंड आई डोंट केयर बिकॉज इट डजंट मैटर. प्रमोट द इंटेग्रिटी ऑफ द ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स. अब ये 6 हुआ. अब क्या होता है ना, स्टुपिडिटी जो हम लोग को भी करना पड़ता है शुरू में, इसके लिए अब फालतू करेंगे तो क्या करेंगे. फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दिस, आई डोंट लाइक ऑल दिस स्टफ. मैं बोल दे रहा हूँ उपमा, तो उसे याद कर लो. यू से कुछ था क्या, यूज था ना, और पी से था 3 तो था. एम था मेंटेन एंड स्ट्राइव टू इम्प्रूव, और ए क्या था, एक्ट विथ. ठीक है, ये सब काम कुछ नहीं आता है, सब फालतूगिरी, ठीक है, बट फिर भी देन देयर आर द वेज ऑफ रिमेंबरिंग. इंटेग्रिटी का 3 चीज है, एक्ट विथ इंटेग्रिटी, प्लेस द इंटेग्रिटी, प्रमोट द इंटेग्रिटी. तो डू नॉट इन्वेस्ट टू मच ऑफ योर एनर्जी इन ट्राइंग टू लर्न बिकॉज दैट लर्निंग इज नॉट गोइंग टू हेल्प. काम क्या आएगा, जो क्वेश्चंस कर रहे थे ना वो राइट करना काम आएगा. समझ गए, कोड इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, देयर इज नो इशू. ठीक है, ये कोड एंड स्टैंडर्ड्स है. और अपना जो करिकुलम है लिख लें, एथिक्स का लेआउट, एथिक्स लेआउट, एथिक्स लेआउट. तो एथिक्स जो है उससे 2 पोर्शन कर दिए. एक पार्ट है गिप्स, इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस कैसे प्रेजेंट करना चाहिए. जैसे हम लोग क्या होता है, CFA-L1 का रिजल्ट आया, इन दैट केस एक जन का इंटरव्यू आएगा. I did the classes from SSCI. Sanjay sir teaches so well. I have got more than 90 percentile in all the topics. Okay, but what about those who failed? उसका तो इंटरव्यू नहीं छुपा रहे. I did classes from SSCI. I failed. He teaches badly. दम है तो लाओ. You understanding stuff? तो ये तो हर जगह चल रहा है ना. तो गिफ्ट्स जो है उसी के बारे में है कि आप चेरी पिकिंग करके वो पोर्टफोलियोज मत दिखाओ जो बढ़िया परफॉर्म किए, आपको सारा दिखाना पड़ेगा. ग्लोबल इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स. और इसमें मैंने बोला रॉन्ग नहीं हो सकता है, ये 100% राइट होगा. सीधा पॉकेट वाला चीज है. दूसरा हो गया अदर पोर्शन. अदर पोर्शन नाम दे देते हैं. ये जो गिफ्ट्स है ये अभी लर्निंग मॉड्यूल 4 है, LM4 चैप्टर 4 सोच लो. ये लोग इसको लर्निंग मॉड्यूल बोलते हैं. लर्निंग मॉड्यूल चैप्टर जो हम लोग बोलते हैं ना, दे कॉल इट लर्निंग मॉड्यूल. अदर पोर्शन में देयर इज LM1 which is about ethics and trust in the investment profession. पहले कभी ये चैप्टर होता नहीं था, एथिक्स एंड ट्रस्ट इन द इन्वेस्टमेंट प्रोफेशन. फिर कई सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि नहीं सीधा कोड एंड स्टैंडर्ड चालू हो जाता है, स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता है क्या चीज़ का बात कर रहे हैं. तो एक चैप्टर डाल दिया ऐसे ही, एथिक्स एंड ट्रस्ट इन द इन्वेस्टमेंट प्रोफेशन. इस चैप्टर से हो सकता है एक क्वेश्चन आए, वरना एक भी क्वेश्चन नहीं आता. ठीक है ना, ये टाइम पास चैप्टर है जो बाद में करते हैं. ठीक है, उसके बाद LM2
इज कोड एंड स्टैंडर्ड्स। वो बता रहा है 6 कोड है, 7 स्टैंडर्ड्स है, और अगर तुमने प्रॉब्लम किया तो CFA इंस्टीट्यूट तुम्हारा डिग्री छीन लेगा, तुम्हारा ये कर लेगा, तुम्हारा वो कर लेगा, वो सारा चीज़ नहीं है, ठीक है। लास्ट LM3 एंड 5, LM3 एंड 5 इज स्टैंडर्ड्स, जो काम का है, उसी से क्वेश्चन आएगा। जो स्टैंडर्ड्स 1 to 7 किए ना अभी, 1 to 7 स्टैंडर्ड्स 1 to 7, तो दिस इज द मेन थिंग जो करना है अपने को, दिस द मेन स्टफ, एंड देन गिब्स इज द मेन स्टफ, ये दोनों। बाकी जो LM3 है कोड एंड स्टैंडर्ड्स, वो तो आ ही गया अपने को मोटा मोटी, और LM1 इज जस्ट लास्ट में कुछ करना। तो द वे वी मूव इज दैट वी आर गोइंग टू फोकस आवर एनर्जी ऑन LM3 एंड LM5, ठीक है, एंड देन वी आर गोइंग टू मूव इनटू गिब्स एंड देन कंप्लीट द अदर पार्ट। ऐसे करने वाले अपने। ऑफ कोर्स थ्योरेटिकल है, ठीक है। ज़्यादा टाइम देने से, बहुत ज़्यादा टाइम देने से इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू बाद में रिवाइज एंड बिकम्स मोनोटोनस। जो लोग अभी ज्वाइन किए क्लासेस, उनको समझना चाहिए कि आपके पास तो कितना टाइम है। आप एथिक्स एक बार जानने के बाद ऐसे ही बीच बीच में 2 4 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहोगे ना एज अ रिविजन, दैट सफिसेस। और जो लोग का एग्जाम अब आने वाला है उन लोग के लिए बहुत बढ़िया है। अभी आप एथिक्स कर रहे हो, भूलोगे ही नहीं, एंड यू कैन जस्ट डू 5 7 क्वेश्चंस, ठीक है। सो दैट वे, सो दिस इज वेयर आई विल एंड टुडेज क्लास विद द अंडरस्टैंडिंग दैट आपको एक जरा सा फील आ गया होगा एथिक्स का, जरा सा फील। कोड एंड स्टैंडर्ड्स का जो एग्जैक्ट लैंग्वेज है उसका फाइल शेयर हो जाएगा आप लोग के साथ। और क्या बोलते हैं, वो जो किम का स्टोरी था ना, अब इट वुड बी सो बोरिंग मैं किम का स्टोरी अगर डिक्टेट करूँ तो। किम इज एन इंडिपेंडेंट लॉ स्टूडेंट, डू यू वांट मी टू डिक्टेट दैट? हाउएवर रिटन डॉक्यूमेंटेशन ऑफ दैट मैं क्या करूँगा, मैं सीधा GPT का ऑडियो फीचर खोलूंगा और GPT को बोलूँगा भाई ये स्टोरी है, इसको प्रॉपरली तो राइट करके दे दे, वो राइटअप आप लोग से शेयर कर लूँगा। लेट्स बी एफिशिएंट एंड सेव आवर टाइम, गॉट इट? ठीक है, ऑडियो समरी आज के क्लास का वैसे जाएगा ही, तो किम का स्टोरी आपको ऑडियो में भी समझाएगा, ठीक है ना? ओके, सो दैट्स वेयर वी एंड।